तो पुथका एक गांव है जो 1 किलोमीटर पहले सोपुर क्रॉसिंग से आता है जब आप बारामूला की तरफ जाओ। टेररिस्टों को जब वो इंटरसेप्ट मिला कि मैं आ रहा हूँ श्रीनगर से बारामूला, तो उन्होंने पुथका गांव को खाली करवाया और दोनों तरफ जो सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी उस पर यूएमजीज फिट की, यूनिवर्सल मशीन गन। और उससे जब मेरा मोटरकेड आ रहा था काफिला, तो उस पे उन्होंने हमला किया। तो उसमें पहले फ्रंट एस्कॉर्ट्स हमारा JNK पुलिस का था, उसके बीच में मेरी एम्बेसडर गाड़ी थी बुलेट प्रूफ, उसके पीछे CRP का एस्कॉर्ट था जिप्सी में, दोनों जिप्सीज में। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने पहला अटैक किया, जो JNK पुलिस की जिप्सी वो निकल गई। उसके बाद मेरी गाड़ी आई तो उस पे मेरे ख्याल सैकड़ों गोलियां लगी थी। बुलेट प्रूफिंग होती है अगेंस्ट AK-47 राइफल। यूनिवर्सल मशीन गन रिपीट फायर करती है, वो इस बुलेट प्रूफ को पंक्चर कर गई। तो क्या है कि फ्रंट बुलेट प्रूफ ग्लास से गोली निकली और उसने जो ड्राइवर था मेरा, उसको यहाँ लेफ्ट शोल्डर से क्रॉस कर गई। दूसरी गोली निकली और मेरे हाथ को, ये जो मेरा हाथ है इसको पूरा काट गई थी, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। और फिर उन्होंने ग्रेनेड मारे। एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर जो है वो मेरी लेफ्ट साइड जो बैक सीट थी वहां से विंडो से निकला, उसने मेरी ये जो स्कल है इसमें घुस गया। किस्मत अच्छी थी कि वो ब्रेन को डैमेज नहीं किया, वरना पैरालिसिस हो सकता, लेकिन वो एम्बेड हो गया ब्रेन में और ब्लड बहुत निकलने लगा हाथ से भी और इधर से। मुझे खतरा था कि जब तक मैं पहुंचूंगा ब्लड लॉस से डेथ हो जाए। ऐसे बहुत कम टाइम होता है जब आप अपने काम को बहुत ग्रेटफुल मांगते हैं कि आपको इस काम के लिए स्पेसिफिकली चुना गया। आज का पॉडकास्ट भी कुछ ऐसे ही तरह किसी शख्स के साथ रहा है। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने जा रहे हैं उनका नाम है फॉर्मर DGP शीश पॉल वैद सर। जम्मू एंड कश्मीर में उनकी पोस्टिंग रह चुकी है। आज के पॉडकास्ट में हमने स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की है, पुलिस फोर्सेस के बारे में बात की है, टेररिज्म के बारे में बात की है, उन्होंने कैसे हैंडल किया, उन पे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए, उनका माइंडसेट कैसा रहता है, जम्मू एंड कश्मीर की वर्किंग कैसी रहती है। तो इन सब के बारे में हमने ये डिटेल्ड पॉडकास्ट उनके साथ किया है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। हम इनको बाइफरग्रेट कर देंगे अपने अपने टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग। प्लीज डू वॉच टिल द एंड एंड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड जिनके साथ हम करने वाले हैं, इट फील्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू इवन सिट टू नेक्स्ट हिम। कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉडकास्ट हम कर रहे हैं इकट्ठा। सर, आपको कैसा लगता है जब भी हम किसी ब्रेव हार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जम्मू में स्पेशली आपका नाम लीड पे आता है? ये भगवान की लीला है कि मेरा नाम आता है, लेकिन मैं समझता हूँ ब्रेव हार्ट वो हैं जो जमीन पर लड़ते हैं जी। जो सिपाही हैं, जो हमारे कांस्टेबल दिन ब दिन टेररिज्म से जूझते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को फेस करते वक्त जख्मी होते हैं, हर दिन शहीद होते हैं। मैं समझता हूँ ब्रेव हार्ट वो हैं। नाम है मेरा, नाम ऐसे आता है, वो श्रेय असल में उन सिपाहियों को जाता है जिनके बीच मैं भी रहा। जी बिल्कुल। सर, शुरू करते हैं आपकी पोस्टिंग से। आपने जम्मू एंड कश्मीर दोनों में पोस्टिंग करी है। मेजर डिफरेंस क्या लगता है आपको, जम्मू में कैसी पोस्टिंग रहती है और क्या क्या चैलेंजेस आपने कश्मीर में फेस किए? जम्मू और कश्मीर में पुलिसिंग का बहुत फर्क है। जम्मू में एक नॉर्मल पुलिसिंग रहती है इन स्पाइट ऑफ, हालांकि 90s में यहाँ भी बहुत टेररिज्म था,
2005-6 तक बहुत टेररिज्म रहा। उसके बाद ही जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री हुआ। पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हैं दोबारा यस। जम्मू में कोशिश की जा रही। लेकिन इन स्पाइट ऑफ टेररिज्म जम्मू रीजन में यहाँ नॉर्मल पुलिसिंग भी पूरी तरह से होती थी। आ, चोरी के पर्चे, ब्राइड बर्निंग, डॉरी केसेस, जो नॉर्मल पुलिसिंग के केसेस होते हैं, मर्डर्स भी होते। तो इस तरह के जो नॉर्मल क्राइम हैं, उस वजह से आपको नॉर्मल पुलिसिंग भी इधर करनी पड़ती थी, जो हमने पिछले 30-35 सालों में देखा। उसके साथ साथ टेररिज्म से भी डील करना पड़ता था। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क कश्मीर से ये है कि यहाँ चूंकि दोनों कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम दोनों का मिक्स भी है, और उस वजह से कम्युनल सिचुएशन जिसको पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश करता है। कभी मंदिर पर अटैक किया, कभी यात्रियों पर अटैक, कभी आपने देखा रियासी में हुआ, कभी मस्जिद में बम रख दिया। तो इस तरह के वो हरकतें करते रहते हैं। तो कम्युनल सिचुएशन को भी हैंडल करना यहाँ एक चैलेंज रहता है। कश्मीर में चूंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां से 90 में भाग आई थी, तो वहाँ एक ही किस्म के ज्यादातर लोग हैं, तो वहाँ कम्युनल सिचुएशन का चैलेंज नहीं रहता है। नॉर्मल क्राइम बहुत हद तक टेररिज्म के दौरान कम हो गया था। हाँ, एक फर्क है, वहाँ जो पुलिसमैन है वो प्रोफेशनली ज्यादा जम्मू वालों से, बिकॉज ऑफ देयर उर्दू बैकग्राउंड, उनका प्रोफेशनल अप्रोच ज्यादा रहती है कंपेयर टू अगर जम्मू रीजन को देखा जाए। ये अंतर दोनों रीजन्स में है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टफेस्ट कौन सा रहता है चैलेंजेस, जम्मू में या कश्मीर में? दोनों का अपना अपना चैलेंज है। कश्मीर में टेररिज्म हमारे टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने कश्मीर में एज डीजीपी काम किया, पूरे JNK का डीजीपी रहा हूँ बुरहान वानी के बाद। बुरहान वानी का इंसिडेंट अगर आपको याद होगा 7-8 जुलाई 2016 में हुआ था। उसके बाद ही मुझे स्पेशल 2 महीने के बाद, आई थिंक जुलाई में ये हुआ, सितंबर में मुझे स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया, क्योंकि बुरहान वानी के वक्त सिचुएशन काफी बिगड़ गई थी, उसको सुधारने के लिए। तो कश्मीर में वो बहुत टफेस्ट पीरियड था 90s के बाद, तो वो चैलेंज रहा है। जम्मू रीजन में मैं IG जम्मू रहा हूँ। IG जम्मू 2004 से 2008 तक, उस पीरियड में भी काफी टेररिज्म का चैलेंज था, और उसी पीरियड में टेररिज्म ऑलमोस्ट यहाँ से अपरूट भी हुआ। तो वो चैलेंजिंग पीरियड रहा। मैं यहाँ DIG जम्मू भी रहा, SSP उधमपुर भी रहा, और कश्मीर में DIG बारामूला रहा, जिस दौरान मुझे को इंजरी भी हुई, अटैक हुआ था। और SP बडगाम रहा हूँ। बाकी और बहुत सारी असाइनमेंट्स 35 साल में बहुत रहती हैं, ADG हेडक्वार्टर, बाकी पोस्टिंग। ओके सर, आपकी इंजरी के बारे में बात करते हैं, इफ यू आर ओके। वो जब सिनेरियो हुआ, आपका फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट कह सकते हैं कि आपने उसको कैसे हैंडल किया? बेटा ऐसा है कि मैं DIG बारामूला था 99 से 2001 तक। तो मुझे कुछ दिनों के लिए चार्ज दिया गया IG कश्मीर का उन दिनों, और मैं श्रीनगर में, बारामूला से श्रीनगर आया था, रात को वहीं रुकना था। लेकिन जिस तरह डेस्टिनी होती है कि डेस्टिनी खींच के ले जाती है, आदमी के पाँव में बेड़ी डाल के ले जाती है, मुझे बारामूला वापस नहीं जाना था। लेकिन इट सो हैपन कि जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे, आज वो चीफ सेक्रेटरी हैं, अटल डुल्लू, उनका फोन आया कि आपको कल यहाँ आना है
और वहाँ उन दिनों पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, तो आधी कैबिनेट सोपुर में आ रही थी। तो मैंने पहले तो उनको कहा कि आप और एसएसपी साहब काफ़ी हैं, मेरी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो मैंने अपने वायरलेस ऑपरेटर को कहा कि बारामूला चलेंगे। ऑपरेटर, मैं आईजी कश्मीर के दफ्तर से उन दिन उस वक्त सारे ऑपरेशंस मॉनिटर कर रहा था। तो जब ऑपरेटर को कहा तो उसने एक गलती की, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, उसने वायरलेस पे बोल दिया कि डीआईजी साहब वापस आ रहे हैं, उनका खाना तैयार रखिए। प्रोबेबली ही थॉट कि जब वापस जाएंगे खाना नहीं होगा। वो खाना बहुत महंगा पड़ गया। जब वापस जा रहे थे तो रात के, ये 23 मार्च 99 का वाकया है। तो पुतका एक गांव है जो 1 किलोमीटर पहले सोपुर क्रॉसिंग से आता है, जब आप बारामूला की तरफ जाओ। तो टेररिस्टों को जब वो इंटरसेप्ट मिला कि मैं आ रहा हूँ सिरडी से बारामूला, तो उन्होंने पुतका गांव को खाली करवाया और दोनों तरफ जो सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी उस पर यूएमजीज फिट की, यूनिवर्सल मशीन गन। और उससे जब मेरा मोटरकेड आ रहा था काफिला, तो उस पे उन्होंने हमला किया। तो उसमें पहले फ्रंट एस्कॉर्ट्स हमारा जेएन के पुलिस का था, उसके बीच में मेरी एम्बेसडर गाड़ी थी बुलेट प्रूफ, उसके पीछे सीआरपी का एस्कॉर्ट था जिप्सी में, दोनों जिप्सीज में। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने पहला अटैक किया, जो जेएन के पुलिस की जिप्सी वो निकल गई। उसके बाद मेरी गाड़ी आई तो उस पे मेरे ख्याल सैकड़ों गोलियां लगी थी। और उसमें से क्या होता है कि बुलेट प्रूफिंग होती है अगेंस्ट AK-47 राइफल। यूनिवर्सल मशीन गन रिपीट फायर करती है, तो वो इस बुलेट प्रूफ को पंक्चर कर गई। तो क्या है कि फ्रंट बुलेट प्रूफ ग्लास से गोली निकली और उसने जो ड्राइवर था मेरा, उसको यहाँ लेफ्ट शोल्डर से क्रॉस कर गई। दूसरी गोली निकली और मेरे हाथ को, ये जो मेरा हाथ है इसको पूरा काट गई थी, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। और फिर उन्होंने ग्रेनेड मारे, एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर जो है वो मेरी लेफ्ट साइड जो बैक सीट थी वहां से विंडो से निकला, उसने मेरी ये जो स्कल है इसमें घुस गया। किस्मत अच्छी थी कि वो ब्रेन को डैमेज नहीं किया, वरना पैरालिसिस हो सकता, लेकिन वो एम्बेड हो गया ब्रेन में और ब्लड बहुत निकलने लगा हाथ से भी और इधर से। तो लेकिन मैंने अपने ऑपरेटर से वायरलेस सेट लिया, वो पुलिस कंट्रोल रूम जो बारामूला था उसको कहा कि इस तरह से अटैक हुआ मेरी गाड़ी पर, आप DCSP और SHO को बोलें वो हॉस्पिटल पहुंचे, ऑपरेशन थिएटर रेडी रखें, डॉक्टर रेडी रहे, क्योंकि मुझे खतरा था कि जब तक मैं पहुंचूंगा ब्लड लॉस से डेथ हो जाएगी, काफी ब्लीडिंग हो रही थी। तो इतनी देर में एक टेररिस्ट लेफ्ट साइड से आके दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, वो चाहता था कि किडनैप किया जाए, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, वो लॉक था, वो खोल नहीं पाया। इतनी देर में मैंने ड्राइवर को जख्मी हाथ से पीछे से पीठ पे उसको बोला गाड़ी निकाल। तो उसने उसका गाड़ी जो है जब गोली लगी उसको तो हाथ गियर पे था, न्यूट्रल हो गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी भारी होती है और बारिश हुई थी और स्लिपरी रोड था, तो न्यूट्रल होने की वजह से गाड़ी रुक गई थी। तो जब मैंने ऐसे किया तो उसने दर्द में गियर लगाया, गियर लगने से गाड़ी खींच गई। तो इस तरह से एक ये मैं बचने की ये सारी स्टोरी है। जहां तक आपका सवाल है कि क्या थॉट आया, सबसे पहले तो भगवान कृष्ण याद आए, उसके बाद अपना परिवार याद आया, उस ध्यान जाता है एकदम फ्लैश ऑफ ए सेकंड में जाता है। और थर्ड फ्लैश मेरे दिमाग में आया जो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में सिखाया था कि जब ऐसा एम्बुश हो उसमें से बेस्ट वे इज टू गेट आउट ऑफ एम्बुश, इससे निकलना, क्योंकि हमें मालूम नहीं एनिमी कहाँ छुपा है और उसको आप अंधेरे में देख नहीं सकते, वो आप पर हमला कर रहा है, तो आप वहां से निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ड्राइवर को जब इंसिस्ट किया तो उसने, जिसने हिम्मत हार दी थी लेकिन हिम्मत
करके जख्मी होने के बावजूद गाड़ी निकाल दी, वरना वो आपको पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। और उसके बाद जो सीआरपी की जिप्सी थी पीछे, उस पर हमला हुआ और सीआरपी का जो हेड कांस्टेबल था उसको फ्रंट जो उसकी पेट था उस पे गोलियां आई और उसका सारे इंटेस्टिन बाहर आ गया। वो 10 गज में उसकी डेथ हो गई एंड मार्टियर हो गया। और फिर री आई और उन्होंने उनको रेस्क्यू। ओके, डिड नॉट यू गेट स्कैर्ड कि अपने लोगों के लिए या फिर अपने लिए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जान प्यारी होती है अपनी फैमिली के लिए भी, सो आपको डर नहीं लगा? नहीं, जान सबको प्यारी होती है, मैं मानता हूँ, बट सच्चाई ये है कि जब उस वक्त एड्रेनलिन फुल होती है तो आदमी का ये होता है कि मैं किस तरह से लड़ूं, निकलूं, भागूं यहाँ से। तो उस वक्त गरम गरम गोली जब लगती है, गरम गरम जख्म में महसूस नहीं होता, दर्द बाद में होता। उस वक्त तो दर्द का पता भी नहीं चलता। उसके बाद और एंगर आया टुवर्ड्स द टेररिस्ट? उसके बाद एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा वहां सभी आ गए थे, फिर आर्मी जनरल भी आ गए, जीओसी, उन्होंने रात को मुझे शिफ्ट किया श्रीनगर रातों रात, क्योंकि हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता था। तो आर्मी की डिप्लॉयमेंट हुई श्रीनगर तक और उन्होंने मुझे, जनरल नागराज ने शिफ्ट किया 92 बेस हॉस्पिटल, जहाँ ये ब्रेन का सॉरी हेड इंजरी जो थी उसमें से स्प्लिंटर निकाला, क्योंकि वो बारामूला हॉस्पिटल ने कहा हम ऑपरेट नहीं करेंगे। और उनके पास उन दिनों लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं था। इस हाथ को उन्होंने जैसे रस्सी को सीते हैं, रस्सी से बोरी सीते हैं, ऐसे सिया, उनके पास लोकल एनेस्थीसिया नहीं था। और फिर नेक्स्ट डे खैर मेरी वाइफ आई, उन्होंने मुझे दिल्ली शिफ्ट किया, एयरलिफ्ट किया और वहां इसका रिकंस्ट्रक्शन हाथ कर दिया। सर जब भी हम टेररिस्ट की बात करते हैं मोस्टली इंडियन आर्मी का नाम आता है, कहीं ना कहीं जो हमारा JKPS है वो थोड़ा सा उनका नाम थोड़ा बैकवर्ड आता है, ऐसा क्यों? ये बड़ी विडंबना है जी। और ये होना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। लेकिन मैं चूंकि अंदर JNK पुलिस का हिस्सा रहा हूँ और मैंने आर्मी तो मेरे साथ काम, हम इकट्ठे ही काम करते थे एज DGP, कोर कमांडर, GOC, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो लेकिन मैं जानता हूं कि JNK पुलिस की ब्रेवरी जो है वो आर्मी से कम नहीं, CRP से कम नहीं। और JNK पुलिस का जो रोल है वो ज्यादा क्रूशल है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि JNK पुलिस इस लड़ाई से पिछले 35 साल से लड़ रही है। और जो पुलिस का हमारा ऑफिशियल है, सिपाही है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, DSP, वो उसकी 2 साल या 3 साल का टेन्योर नहीं है जिस तरह आर्मी और CRP का। 3 साल के बाद वो बाहर चले जाते हैं, उनकी फैमिली बाहर रहती है। JNK पुलिस का जो जवान है या अफसर है वो यहीं 35 साल रहता है, उसकी 3 साल के बाद ट्रांसफर नहीं है। और उसकी बीवी उसी गांव में रहती है जहां टेररिस्ट चलते हैं, उसके बच्चा उसी स्कूल में, गांव में स्कूल जाता है। तो उसकी कितनी बड़ी बहादुरी है। और आप देखो लाल चौक में एक JNK पुलिस वाले को आके कोई टेररिस्ट गोली मारता है या ग्रेनेड फेंकता है, वो वहीं जख्मी या मर जाता है, शहीद हो जाता है, ढेर हो जाता है। आधे घंटे बाद सीन ऑफ क्राइम सारा स्टडी करके, फोटोग्राफी करके उसकी गाड़ी आती है फायर ब्रिगेड की, रोड लाल चौक साफ, उसके बाद दूसरा सिपाही वहां खड़ा होता है। कितनी बड़ी ब्रेवरी है, उसको मालूम है कि जिस तरह पहले वाले को मारा मुझे भी मार सकते हैं। और 1700, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश को पता होना चाहिए, 1700 से ज्यादा शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के पुलिसमैन। और इसमें सीनियर ऑफिसर्स भी, इट्स ए फोर्स लेड बाय सीनियर ऑफिसर्स। इसमें 7 DGP रैंक के लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें मैं हूं, मेरी तरह
साथ और मेरे से भी जो सीनियर कुलीग रहे हैं, उन्होंने भी गोली खाई है। डॉक्टर अशोक भान, राजेंद्र कुमार, कौन कौन और जे एन सक्सेना, राजन बख्शी साहब, बहुत मैं सबके नाम मैं इस वक्त याद नहीं कर पा रहा। बहुत सारे अफसर हमारे जो जख्मी हुए, डीजीपी रैंक के लोग जो चीफ होते हैं पुलिस के। तो इट इज ए फोर्स लेड बाय ऑफिसर्स। एक डीआईजी शहीद हुए, बहुत सारे एसपीज और डीएसपी शहीद हुए। तो इट इज, इसकी कुर्बानी देश को, इसका एहसान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एहसान ये देश कभी भी नहीं चुका सकता। इतनी बड़ी कुर्बानी है। शायद ही दुनिया में ऐसी स्टेट पुलिस होगी जिसकी इतनी बड़ी कुर्बानी है। और दैट इज वाई यहाँ राष्ट्रपति 2003 में आए और उन्होंने यहाँ कलर्स प्रेजेंट किए जेएनके पुलिस को। तो ये बहुत मैं समझता हूँ गर्व की बात कंट्रीब्यूशन है है। जो लोगों को पता होनी चाहिए। जी सर, ये अनसंग सर्विस है आई बिलीव, क्योंकि जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं या टेररिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले आर्मी आती है। जो हमारी पुलिस फोर्सेस हैं उनका नाम नहीं आ रहा है। सो अगर आप मुझे थोड़ा सर्विसेज बता सकें जेकेपीएस की हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कंट्रीब्यूशन में तो। जेएनके पुलिस की, जी जेएनके पुलिस बेटा बहुत रोल रहता है। एक तो टेररिज्म से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन यहाँ एक सबवर्शन की गेम भी चलती है। किस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई ने यहाँ इन्फिल्ट्रेट किया है सोसाइटी के हर विंग में, चाहे वो एकेडमिया हो, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हो, आपका हुर्रियत है, पॉलिटिकल बॉडी है, उनके ट्रेड यूनियंस हैं, मीडिया है। तो हर विंग को अफेक्ट किया है। और पाकिस्तान की आईएसआई ने इन सब के जरिए पूरी सोसाइटी को पैरालाइज किया था। तभी कश्मीर में हालात इतने, तो सिर्फ टेररिज्म से लड़ना नहीं है, ये सबवर्शन जो हो रहा था इसकी लड़ाई भी। और इवन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में, जुडिशरी में, बार काउंसिल में, बार काउंसिल का प्रेसिडेंट उनका आदमी था। ओके वो एक टाइम पे मिस्टर मियां क्यूम बार काउंसिल का प्रेसिडेंट, वो किसी के कोर्ट में इन सब के केसेस लड़ते थे और जजेस को डिक्टेट करते थे। तो इट वाज सच ए पैरालाइज्ड सिस्टम, क्योंकि 90 से इतना इस सिस्टम को पैरालाइज किया गया था। और इस सब से लड़ाई सिर्फ जेएनके पुलिस अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसके खिलाफ खड़ी होती थी, लेकिन आप अकेले इसके साथ नहीं लड़ सकते। तो इसीलिए आपने देखा 370 हटने के बाद किस तरह चेंज आई, विकास आपको सपोर्ट मिला। जो आप अकेले लड़ रहे थे, आपको बाकी का भी पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग हुई, आपको सेंट्रल फोर्सेस का पूरा साथ मिला। तो ये सारा, अभी आप ये इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो ये जो सबवर्शन की लड़ाई है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं यंग, जिन्होंने बुरहान वानी जैसा आदमी, एक यंग लड़का, उसको एक बनाया, यूथ लीडर बना के पेश किया और मीडिया सेंसेशन बनाया। और इस तरह ये ज्यादा डेंजरस होता है। तो इससे भी कंटिन्यूस जेएनके पुलिस की लड़ाई होती है। इसके साथ साथ आप जेएनके पुलिस को क्राइम से भी लड़ना है, जो उसको केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है। हालांकि ये सारा टेररिज्म के बाद सफर किया, इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम नहीं मिलता था। ये बैक बर्नर में सिक्योरिटी ज्यादा कंसर्न हो जाता है, आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है, जो प्रोटेक्टेड लोग हैं उनको बचाना है, जो बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है।
प्रोसेशंस और जुलूस निकलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे बुरहान वानी के बाद एकदम हालात इतने बिगड़े, रोज के एक एक दिन में 60 जगह पे पत्थरबाजी होती थी, तो पत्थरबाजों से लड़ना है, उन सब से, ये सारा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस जूझती थी। तो मैं समझता हूँ जेएनके पुलिस का रोल इतना बड़ी अहम रहा है कि देश को ये रिकग्नाइज करना चाहिए। ये आर्मी, सीएपीएफ उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा जेएनके पुलिस का रोल है। और जेएनके पुलिस एक टाइम पे जो ग्राउंड से इंटेलिजेंस आती थी वो सब जेएनके पुलिस, क्योंकि वो लोकल पुलिस है, लोगों के बीच में रहती है, जी। तो एक टाइम पे 90% इंफॉर्मेशन जो थी ऑपरेशंस के अगेंस्ट वो जेएनके पुलिस से आती थी। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। वेरी ट्रू। सर, आपने बुरहान वानी का नाम लिया। आपने उनका पोस्ट और प्री एरा देखा है, थोड़ा बताएं कैसा था? क्योंकि हम जम्मू में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर हमें इतना पता नहीं चल सकता कि कश्मीर में क्या हो रहा है। बेटा, बुरहान वानी को पोस्टर बॉय बनाया गया। उसकी डेथ से पहले उसको प्रोजेक्ट किया गया पोस्टर बॉय ऑफ कश्मीर और जिहाद और ये वो, बड़ा हीरो सा बना दिया, और सोशल मीडिया का डार्लिंग कश्मीर में, एक प्रिंसिपल, एक टीचर का बेटा और ये वो, जबकि वो जिहाद की बात करता था। तो उसने ये सारा टेररिज्म का नेटवर्क था। लेकिन एक जैसे मैं कह रहा था, 6-7 जुलाई को एनकाउंटर में उसकी डेथ हुई, और उसके बाद वहां जो बवाल हुआ, इतनी बुरी हालत थी, एवरीथिंग कोलैप्स्ड, एवरीथिंग कोलैप्स्ड। मुझे याद है, मुझे 2 महीने के बाद 7-8, आई थिंक 9 सितंबर को मुझे स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज दिया गया, और 27 दिसंबर को उसी साल 2016 में मुझे डीजीपी बनाया गया। और हालत इतनी बुरी थी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कट गए थे, बहुत सारे एरियाज जो थे वो ऑलमोस्ट फ्री जोन हो गए थे, वहाँ लिबरेटेड जोन हो गए थे, वहाँ कोई जाता नहीं था, फोर्सेस नहीं जाती थी, और रास्ते कट कर दिए थे। जो फॉर एग्जांपल साउथ कश्मीर का शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, या पुलवामा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, तो उसका श्रीनगर से राब्ता कट गया। ओके। सड़क उखाड़ दी गई थी जेसीबी से, और उसमें बिजली का पोल और ये पेड़ डाल दिए थे काट काट के। उसमें अगर पुलिस या सीआरपी जाती थी उस पर पथराव होता था। तो इस तरह के हालात बन गए थे, कोई जाता नहीं था। और इसका क्या नतीजा हुआ कि हालात इतने जुलूस, जगह जगह जुलूस, पथराव, 60-50-60 जगह पे एक दिन में पत्थरबाजी होती थी, और एक एक जगह पे हजार हजार का हजूम होता था। फोर्सेस दिन भर उससे लड़ती थी, बहुत सारे लोग हमारे जख्मी लहूलुहान होते थे। उसके बाद ये सारा सिनेरियो था। और इस सारे का फायदा लेके क्या हुआ कि टेररिज्म, अगर टेररिस्ट 100-200 थे तो वो 1000 बन गए, क्योंकि रिक्रूटमेंट होने लगी, ट्रेनिंग होने लगी, क्योंकि लिबरेटेड जोन थे, कोई फौज जाती नहीं थी, सीआरपी जाती नहीं थी, पुलिस जाती नहीं थी। तो पूरा कश्मीर, पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, लेकिन पूरा कश्मीर में बवाल। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो जब मुझे चार्ज मिला स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का, तो मैंने कहा कंट्रोल रूम से रोज जो मीटिंग होती थी डीसी एसपीज के साथ, वो नहीं चलेगा, मुझे खुद तो मैंने आर्मी कमांडर्स, कोर कमांडर से बात की, और जो सीआरपी के एडीजी थे जुल्फिकार, उनको कहा, संधू साहब थे कोर कमांडर, मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में चलना चाहिए। तो जगह जगह जाकर हर जिले में गए, रास्ते क्लियर किए, मूवमेंट फोर्सेस की निकाली, फोर्सेस को बाहर निकाला, और ये जहां जहां पथराव होते थे वहां स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगे। जो पत्थरबाज थे उनके खिलाफ एफआईआर, मेरे ख्याल हजारों एफआईआर रजिस्टर, मुझे अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 8-10 हजार एफआईआर लगी होगी। और इनके जितने लीडर थे उन सबको उन केसेस में अरेस्ट किया।
ओके। और इनको पीएसए में डिटेंशन करके इनको जेलों में भेजा और बाहर भेजा, और बहुत सारे इस तरह से पत्थरबाजों को और हुर्रियत वालों को कंट्रोल किया। हुर्रियत रोज कैलेंडर निकालती थी, रोज कि आज ये स्कूल बंद रहेंगे, आज ये पत्थरबाजी होगी, आज वहां ये होगा, तो रोज हुर्रियत का कैलेंडर निकलता था कि क्या क्या करना है। तो इस सब को चेक करने के लिए सख्ती करनी पड़ी, बहुत सारों को डिटेन किया, केसेस में डाला, एफआईआर डाली, और पीएसए डिटेंशन मेरे ख्याल 5-7 हजार, मुझे एग्जैक्ट नंबर अब बहुत साल हो गए याद नहीं है, 16 की बात है, मैं आज 2024 है, लेकिन बहुत सारी डिटेंशन पीएसए में की, एफआईआर थी, इनको अरेस्ट किया। उसके बाद टेररिस्ट का नंबर स्वेल हो गया, 200 से 2000 तक पहुंचने लगे। तो हमने जगह जगह जाकर कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट बनेगी कौन कौन टेररिस्ट है, और इनका कमांडर से स्टार्ट करना है, जो टॉप कमांडर, और सबसे पहले उसी को टारगेट करना है। और इस तरह से हमने ऑपरेशन ऑल आउट, आपने सुना होगा, ऑपरेशन ऑल आज तक चल रहा है, वो कंटिन्यू है। उस ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत हमने 2017 में इस तरह से की। आर्मी ने, पुलिस, जेएन के पुलिस ने और सीआरपीएफ ने मिलकर, और फिर हमने टारगेट शुरू किया टॉप कमांडर से, इनको मारना शुरू किया, और इस तरह से सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में लाया। और उसका नतीजा आप फिर 370 हटने के बाद और भी तेजी आई, और आज आप जो देख रहे हैं हालात कश्मीर में काफी हद तक बहुत बेहतर हो। बिल्कुल। सर, इन सब ऑपरेशंस में हम सुनते हैं कि लोकल बॉडीज बहुत हेल्प करती हैं, जो इन्होंने यूथ लीडर या फिर टेररिस्ट बनाए हैं। पॉलिटिकल लीडर्स का, इफ मैं आस्क, क्या सिनारियो रहता है? डू दे हेल्प? क्योंकि हमेशा हमने सुना है कि कश्मीर में काफी पॉलिटिकल लीडर्स का दबदबा रहा है, तो इसमें वो हेल्प करते हैं या नहीं? देखो, ऐसा है कि इंडिविजुअल लोगों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं कश्मीर में जो हमको चुपके से आके, सामने कोई नहीं आना चाहता है टेररिस्टों के खिलाफ, क्योंकि फिर उनको अपनी दिक्कतें हो जाती हैं। तो क्वाइटली हमको बता देते थे कि सर उस गांव में ये सिचुएशन है, वहां ये ग्रुप घूम रहा है। तो क्वाइटली, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे। ज्यादातर लोग सॉफ्ट, ये जो हुर्रियत करती थी ना सेपरेटिज्म, तो सॉफ्ट सेपरेटिज्म एक ग्रुप जो पॉलिटिशियंस का वो चलाता था, और वो फिर कंपटीशन उनका पार्टियों का होता था। वो इनडायरेक्टली टेररिज्म को मदद भी देते थे इस तरह से। तो इसीलिए ये सिचुएशन में ड्रास्टिक चेंज नहीं आती थी। कहीं एसएचओ पे प्रेशर लाया, उनको अपने लोगों को खुश करना है तो एसएचओ पे प्रेशर लाएंगे, बेल करवाएंगे, जज पर, वकीलों पर प्रेशर लाएंगे। तो पॉलिटिशियंस, बिकॉज सिचुएशन डामाडोल थी, उसमें वो क्लियर स्टैंड पॉलिटिशियन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और वो फिर सॉफ्ट पॉलिटिक्स, सॉफ्ट सेपरेटिज्म प्ले करते हैं, जिससे उन अपीज करने की कोशिश करते हैं सेपरेटिस्ट को, टेररिस्टों को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिनको अरेस्ट करते हैं उनकी मदद करते हैं, सर ये इनोसेंट है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें फिर उनको अल्टीमेटली इकोसिस्टम को मदद करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हालात कश्मीर में बिगड़ते गए। सर, कश्मीर में अभी हम सुनते हैं कि थोड़ा हालात नॉर्मल हुए हैं, लेकिन जम्मू में अभी देख रहे हैं हम, जैसे पिछले कुछ दिनों में लगातार 4 दिन अटैक्स हुए हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स बोल सकते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही है। जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर रीजन में इम्प्रूवमेंट बहुत हुई, खासकर 370 हटने के बाद, जो 5 अगस्त 2019 में हुआ। उसके बाद जो क्लियर मैसेज गया ना कि जो पत्थरबाजी करेगा, जो टेररिस्टों की मदद करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उसको उठा लिया जाएगा और वो जेल में जाएगा, पीएसए में जाएगा और स्टेट के बाहर भेजा जाएगा। वो क्लियर मैसेज जो था
उसकी वजह से कश्मीर में जो आज आप देख रहे हैं, आज कोई लड़का पत्थरबाज नहीं बनना चाहता, कोई टेररिस्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट मीन्स ए बिजनेस विच वाज नॉट अर्लियर। आई थिंक उसका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में वो हमेशा इको सिस्टम को सपोर्ट करते थे। तो आई थिंक ये जो क्लियर सख्त पॉलिसी जो गवर्नमेंट की 370 हटने के बाद हुई, उसका इम्पैक्ट हुआ कि बच्चों ने देख लिया कि सरकार छड़ेगी नहीं और हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो इसलिए कोई पत्थरबाज नहीं करना चाहता, बनना चाहता, कोई टेररिस्ट नहीं बनना चाहता। इसलिए नंबर्स आपने देखा, रिक्रूटमेंट कम हो गई, ये पत्थरबाजी के इंसिडेंट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। सेपरेटिस्ट जो कैलेंडर शलेंडर, वो सेपरेटिस्ट सारे हुरियत वाले आप दिखते ही नहीं है। तो ये सारी चीजों से जो स्कूल की एजुकेशन सफर करती थी, कॉलेज, वो सारा फर्क अब कश्मीर में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। हालात कोई भी पैरामीटर ले लो, उसमें बहुत फर्क आ गया है। और इधर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पुश डाला, तो उसमें एम्स बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रही है, टूरिज्म 2 करोड़ आ रहा है, तो हर आदमी को कुछ ना कुछ काम करने को मिल रहा है, रिक्शे वाला, शिकारे वाला, सबको ना। तो कश्मीर में बहुत फर्क है। लेकिन जम्मू को पिछले 1.5-2 साल से टारगेट किया जा रहा है, और उसकी वजह है जो मैं समझता हूं क्यों कर रहा है पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है। जम्मू रीजन जो है वो कश्मीर के मुकाबले में हिली है, कश्मीर प्लेन एरिया है ज्यादातर, बाकी चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में प्लेन वैली है। जम्मू का ये सारा पहाड़ी इलाका है, रजौरी, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह, ये सारा इलाका जो पहाड़ी इलाका है। और उससे आपकी कनेक्टिविटी कश्मीर में बहुत अच्छी है। यहाँ सड़कें और लिमिटेड सड़कें हैं, तो आपको पैदल ही चढ़ना है पहाड़ों पर, जंगलों में, तो मूवमेंट फोर्सेस की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये भी फर्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी दोनों रहती हैं, मिक्स पॉपुलेशन है, तो कम्युनलाइज करना आसान है। इंडिया की फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आप वीडीसीज का मैसेकर करो, यात्रियों का करो, ताकि हिंदुओं में रोष आए, वो मुस्लिम्स पे अटैक करें। मतलब आपस में दोनों कम्युनिटीज को, पाकिस्तान की पुरानी चाल है, लड़ाना चाहते। इसी के लिए आपने देखा होगा रघुनाथ मंदिर पर 2 बार हमला किया, किसी मस्जिद पे रख देंगे आईडी। तो ये सारा इनका प्लान है, लेकिन लोग समझते हैं यहाँ के। दूसरा, जम्मू रीजन में जैसे मैं बता रहा था, मैं आईजी जम्मू था 4 से 8 तक। 6-7 के बाद आई थिंक जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री हो गया था। लेकिन ये 1.5-2 साल से इन्होंने पहले रजौरी पुंछ को फोकस किया। रजौरी पुंछ चूंकि एलओसी पे है, तो वहां से इन्फिल्ट्रेट करना थोड़ा इजी है रात के वक्त, और नाले हैं, जंगल है घना। एक बार अंदर घुस गए तो वहां पूरा ये जो पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स हैं, वहाँ काफी छुपने की जगह, थिक जंगल है, केव्स हैं, पहाड़ी इलाका है, छुपने की जगह है। तो ये सारे फॉरेनर हैं, कोई लोकल जम्मू रीजन में लोकल टेररिज्म नहीं है। आपने देखा जो कठुआ में 2 मारे गए, वो एक दिन पहले 2 दिन पहले इन्फिल्ट्रेट हुए, दोनों पाकिस्तानी थे। डोडा में 3 मारे गए, तीनों पाकिस्तानी। इसी तरह रजौरी पुंछ में जो नंबर उनका वेरी कर सकता है, कोई कहता है 20 है, 25 है, 3-3, 4-4 का ग्रुप होगा, 10 ग्रुप होंगे। तो इस तरह से ये जो ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारे पाकिस्तानी। लेकिन सवाल ये है कि इनको कोई तो मदद कर रहा है, क्योंकि 6 महीने से 8 महीने से अगर कोई ऑपरेट करता है, तो अपना सामान खाने का तो ला नहीं सकते पाकिस्तान, कोई तो इनको खाना दे रहा है। तो कोई यहाँ लोकल स्पोर्ट, जैसे आपने देखा उस दिन जो अटैक हुआ रियासी में हुआ, तो उसमें क्या नाम था उसका जो पकड़ा गया, गुज्जर, हाँ वो लोकल थे, वो लोकल जिसने 6,000 रुपया लिया। तो वो मदद, उस वरना पाकिस्तानियों को कैसे पता यहाँ शिवखोड़ी की श्राइन है, और यहाँ लोग बस में आते हैं, और ये उनका रूट है, ये सारा दिखाने वाला वो था। तो लोकल आदमी, तो इसलिए कोई ना कोई इनकी खाने की मदद, ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है।
कोई कैरी करने में, इनको कोई दिखाने में मदद कर रहा है, उन लोगों को जेएन की पुलिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त। जैसे जो डीजीपी अभी हैं आर स्वैन, उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ एनिमी एजेंट एक्ट लगाएं। बिल्कुल लगाना चाहिए, बिकॉज ये उससे ज्यादा डेंजरस है हाँ जी। पाकिस्तानियों से। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जैसे अभी आपने बोला कि शिव खोड़ी पे अटैक हुआ था जब पिलग्रिम्स आ रहे थे, ऐसे ही हम पहले सुनते थे कि अमरनाथ पे हो रहा है। डू यू बिलीव इट्स अ सिलेक्टिव किलिंग जो स्पेसिफिकली हमारे श्राइन्स पे ही हो रही है? बिल्कुल सही। और मैं पहले वो कंप्लीट कर लूं, जम्मू का ये किया जा रहा है एक इरादे से कि फोर्सेस का स्प्रेड किया जाए ताकि कश्मीर में प्रेशर कम हो। जो चाइना बॉर्डर पे इंडिया की डिप्लॉयमेंट है उसको कम किया जाए, तो फोर्सेस का स्प्रेड हो, आर्मी जो है कश्मीर से और लद्दाख से जम्मू में लाई जाए पहाड़ों में, और पहाड़ों में फोर्सेस बहुत अब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि एक घर इस पहाड़ पे एक दूसरे पहाड़ पे है, तो यहाँ बटालियन अब्जॉर्ब होती है। तो ये इस इरादे से भी किया जा रहा है। अब आपका सवाल का जवाब देते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पर पहले भी अटैक हुए हैं, 90s में भी, 2000 में भी। मैंने एज डीजीपी भी मैंने देखा, 2017 में भी हुआ जब मैं डीजीपी था पहले। ये इस इरादे से किए जा रहे हैं कि यात्रा पर ये जो माइंडसेट है कि यात्रा हिंदुओं की है, इस पर हमला किया जाए, इनकी कैजुअलिटी ज्यादा से ज्यादा की जाए ताकि रेस्ट ऑफ कंट्री में ये इनकी तरफ से बैकलैश हो और वो मुस्लिम्स पर अटैक करें और हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। ये पाकिस्तान का पुराना हथियार है, लेकिन भारत के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग इस चाल को अच्छी तरह समझते हैं, वो इसमें आने वाले नहीं है। हाँ, इनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ ये जो भी वीकनेसेस हैं, अमरनाथ यात्रा इस वक्त चल पड़ी है, इंश्योर करना है हमारा, अगर प्रॉपरली एसओपी को फॉलो किया जाए और कोई लूफोल ना छोड़ा जाए, तो मैं नहीं समझता किसी तरीके से भी ये टेररिस्ट कामयाब होंगे और सक्सेसफुली अमरनाथ यात्रा होगी। So do you believe terrorism has a religion? ऑब्वियसली इट इज। अगर आप देखें ये जो टेररिस्ट आते हैं उनको रेडिकल माइंडसेट दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि कश्मीर में नमाज नहीं पढ़ सकते, कश्मीर में ये नहीं कर सकते, जबकि उसका उल्टा है। जी। तो ऑब्वियसली टेररिज्म एक उनको जो माइंडसेट रेडिकलाइज किया जाता है, वो उसके लिए धर्म का इस्तेमाल तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। काफिर की ये जो आइडियोलॉजी है जो जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता वो काफिर है, उसको मारना हमारा धर्म है। तो अब अगर आप ऐसी चीजें पढ़ाएंगे यंग बच्चों, माइंडसेट उनको किस तरह से रेडिकलाइज करते हैं, उसका ही ये इस चीज को ही पाकिस्तान यूज करता है और यंग माइंड्स को पॉल्यूट करता है। और पाकिस्तान एक ही चीज पैदा करता है, वो है टेररिस्ट, उनके वहां और कुछ पैदा होता नहीं। तो वो दुनिया को यही गिफ्ट दे सकते हैं, रेडिकल टेररिज्म, वो जो पूरी दुनिया को देते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमें हमारी बदकिस्मती है कि हमारा पड़ोसी ऐसा मुल्क है और हमें इससे जूझना है पता नहीं कितने साल और। अगर हम 2-3 साल बाद या फिर 5 साल बाद देखें, डू यू बिलीव कि जम्मू एंड कश्मीर विल बी टेररिज्म फ्री? देखिए 100% फ्री होगा, आई डोंट नो, वो तभी मुमकिन है अगर आईबी और एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन 0 हो जाए। बहुत हद तक गिरी है, इसमें कोई शक नहीं। और इंटरनल जो लोग अंदर हैं इनको सबको न्यूट्रलाइज करना चाहिए।
और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देना चाहिए, हम्म और नई रिक्रूटमेंट ना हो। ये 3 चीजें करने की जरूरत है। हम्म तो नई रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे कदम लेने पड़ेंगे। जो इकोसिस्टम सपोर्ट करता है टेररिज्म को, हम्म उस पे प्रहार करना पड़ेगा। अगर आज भी आपके मदरसा चलते हैं जहां ये वाली आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी पढ़ाते हैं, तो और लोग रेडिकलाइज होंगे और वो टेररिज्म को ज्वाइन करेंगे। हम्म तो उस पे गवर्नमेंट को एक्शन करना पड़ेगा। जो टेररिस्ट अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनको न्यूट्रलाइज करना है। जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, चाहे वो रजौरी पुंछ हो या कश्मीर हो, वहां जो इनको सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन जबरदस्त होना चाहिए। और उनको जिस तरह से गवर्नमेंट डिनाई कर रही है गवर्नमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट की सब्सिडीज हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, गवर्नमेंट स्कीम्स, किसी भी स्कीम का फायदा नहीं, ये बहुत अच्छी कदम है। और गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे थे जो मदद करते थे उनको डिसमिस किया, ये भी बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ क्लियर मैसेज आना चाहिए, जो भारत के साथ है उसी को भारत के स्कीम्स का और गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा होगा, उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। जो भारत के खिलाफ है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये क्लियर मैसेज आना बहुत जरूरी है, और जो जा भी रहा, और बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, आगे और भी बेहतर होगा। बाकी इक्का दुक्का इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा नेबर बाज आने वाला नहीं है। वो 5 साल बाद भी अगर उनकी फैक्ट्रियां टेररिस्ट पैदा करने के लिए बंद नहीं हुई तो मरने मारने वो निकलेंगे। वो कभी टनल बना देते हैं, फेंस सामने फेंस बनाया उन्होंने, नीचे से टनलें निकाल दी, या ड्रोन से आ जाते हैं, तो ड्रोन से सामान फेंकवाते हैं, ड्रग्स। और तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अगर जूझना है तो ये इंसिडेंट बीच बीच में हो भी सकता है। वेरी ट्रू। सर, हम पहले बात कर रहे थे कि लोकल बॉडीज हेल्प करती हैं टेररिज्म में, लेकिन कुछ ऐसी लोकल फोर्सेस अभी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं जो कि अपनी विलेजेस को गार्ड करने में हेल्प करती हैं। आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये बहुत बड़ा रोल है विलेज डिफेंस कमेटीज का। विलेज डिफेंस कमेटीज जो बनी थी, इसकी एक हिस्ट्री है। मुझे याद आता है, मैं एसएसपी उधमपुर था 93 से 95। तो 95 की बात है, एक बागनकोट गांव है माहौर तहसील में, रियासी जो अभी डिस्ट्रिक्ट है, वो उन दिनों रियासी उधमपुर का सब डिवीजन होता था, आज वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। तो बागनकोट गांव में टेररिस्ट आए, उन्होंने लोगों पर हमला किया, जिस तरह आप आए दिन देखते हैं जोरी पुंछ में। तो लोगों को उन्होंने 2 लोगों को मार शहीद कर दिया, पन्नू राम और एक और नाम। तो मुझे जब मैसेज मिला, उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे, तो मैं मौके पे गया, वहां से लोग आए हुए थे। गोटा पुलिस पोस्ट होती थी हमारी चसाना तहसील में, तो वहां मैं गया। तो वो जब लोग आए तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर टेररिस्टों ने हमला किया, हमारे 2 लोगों को मारा, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं था। हमने कुल्हाड़ी जो पेड़ काटने वाली होती है और दराटी जिसे घास काटते हैं, हमने उससे टेररिस्टों को मारा। उनके पास AK-47 थे और हमने भी 2 टेररिस्ट मारे थे। और सर हमको आप हथियार दीजिए। मैंने उनकी जिन दोनों को शहीद किया, उन दोनों की बेटियों को, दोनों की बेटियां थी, उनको कांस्टेबल अपॉइंट किया उधर ही, और अपने हेडक्वार्टर से पूछा कि ये वेपन मांग रहे हैं, मैं दे दूं इनको। तो 10 उन्होंने कहा ठीक है, 10 राइफलें मंगाई पुलिस लाइन उधमपुर से, और वो गांव में दे दी, उनको ट्रेनिंग दी, 50-50 राउंड। वो पहली VDC बनी बागनकोट। उसको फिर गवर्नमेंट ने फॉर्मलाइज किया, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल के सभी DCs SPs को इसकी एक डायरेक्शन गई कि हर एक अफेक्टेड एरिया में गांव में VDC बनाए जाए, जिसमें हर धर्म के लोग हों, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ना हों। उसमें 3 SPO होंगे, 15-20 मेंबर होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाए, 10 राइफलें दी जाए, राउंड्स 50-50। ये सारा एक डिटेल्ड ऑर्डर गवर्नमेंट का निकला, और उसके बाद BDCs बनी। BDCs का बहुत बड़ा रोल है, खासकर जम्मू रीजन में, और वो भी पहाड़ी इलाके में,
डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बनिहाल, भदरवा, इवन रजौरी, पुंछ, ओके। और ये जो रियासी का जो माहौर तहसील है, जी। इधर बहुत सारे मैसेकर किए टेररिस्टों ने, और कई मैसेकर्स को सारी सारी रात टेररिस्टों के साथ ये वीडीसीज लड़ती थी। कई जगह इनका एमुनिशन खत्म हो जाता था और ये ओवररन हो जाती थी, और ये बहुत सारी जगहों पे इन्होंने रात भर लड़ते थे। और ये जब तक फोर्सेस आती थी, सीआरपी या आर्मी या पुलिस पहुंचती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो जब ये इनको पहुंचने में 5-5 घंटे लगे, तब तक ये वीडीसीज उनसे लड़ती थी। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। वरना जिस तरह से टेररिस्ट मैसेकर कर रहे थे, तो जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया, इस तरह से आईएसआई जो है वो जम्मू के पहाड़ी इलाके से, यहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, वहां से हिंदू माइनॉरिटी को भगाना चाहती थी। हालांकि बहुत सारे माइग्रेट होकर रियासी आए भी थे, अगर आपको जी। याद होगा, लेकिन वो बाद में आए, जब हालात बेहतर हो वो चले गए। उनको भी अलाउंस मिलता था, माइग्रेशन ओके। अलाउंस। तो लेकिन कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ये थी कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान से भगाया, इसी तरह यहाँ जो ये जो कम्युनिटी माइनॉरिटी थी, हिंदू माइनॉरिटी, इसको वहां से भगाया है। तो लेकिन वीडीसीज ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और बहुत सारे वीडीसी वाले इसमें शहीद हो गए। तो मैं समझता हूँ इनका बहुत बड़ा रोल है इस एरिया को। वीडीसीज हमने कश्मीर में भी बनाए, वहां भी बहुत काम किया, मैं समझता हूँ। लेकिन इनका प्राइमरीली जम्मू रीजन को बचाने का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि कुछ कश्मीर बेस्ड पार्टी इसके खिलाफ बोलती हैं, क्योंकि उनका एजेंडा है कि अब क्रिमिनल एलिमेंट तो पुलिस में भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, पॉलिटिशियन में नहीं होता क्रिमिनल। तो अगर कोई गलत करता है, उसको कानून में सजा मिलनी चाहिए, उससे उसकी वजह से सारी वीडीसीज बुरी नहीं हो सकती। तो वीडीसीज को ट्रेनिंग देनी चाहिए, अच्छे हथियार देने चाहिए, लोगों को हक है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और ये इनका बहुत बड़ा रोल। सर, टेररिज्म के अलावा भी मैं समझती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही चैलेंजेस हैं जो हमारा यूथ फेस कर रहा है, जिसमें ड्रग्स और नशा मुक्त जो अभियान चल रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, जिसमें हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएंगे। देखो बच्चे, ऐसा है, ड्रग्स इज अ बिग बिग चैलेंज इन जम्मू कश्मीर। और इधर पंजाब, पहले पंजाब को पाकिस्तान ने बुरी तरह से स्पॉइल किया, और पंजाब की तो बहुत बुरी हालत है। मैं जो अमेरिका की हालत देखता हूँ, वहाँ के लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को की गलियों में लोग ड्रग एडिक्ट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, वही हालत। ऐसे वीडियो मुझे किसी ने पंजाब से भी भेजे, पंजाब उड़ता पंजाब फिल्म भी बनी, आपने देखा कितनी बुरी हालत। और ये पाकिस्तान ने डेलिबरेटली किया ताकि लड़कों को ड्रग एडिक्ट बनाया जाए, फिर उनसे जो मर्जी करा लो, तो चोरी भी करेंगे, माँ बाप का मर्डर भी करें। वही चीज उन्होंने कश्मीर में भी करने की कोशिश की, और उसका हालांकि बहुत लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कुछ कुछ उसका असर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी हुआ। और जम्मू में और कश्मीर में मैं तो आज से नहीं, 90 से देख रहा हूँ, जो भी टेररिस्ट ग्रुप आता था उसके साथ फेक करेंसी आती थी और ड्रग के पैकेट आते थे, हीरोइन के, और वो सारे यहाँ बिकते थे। और ये सारा सबसे बड़ा दुनिया का ड्रग कार्टेल जो है वो आईएसआई चलाती है, पाकिस्तान के आर्मी जनरल चलाते हैं, और वही ये सारा ड्रग ट्रेड चलाते हैं, और इसी से पैसा इकट्ठा करके नार्को टेररिज्म चलाते हैं। तो इससे हम सबको लड़ना पड़ेगा, अकेली पुलिस इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे ख्याल पूरी सोसाइटी को लड़ना चाहिए। बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियां कश्मीर में और जम्मू में इसके शिकार हो गए हैं, और जिस घर का बच्चा या बच्ची इसकी आदत पड़ जाती है और एडिक्ट हो जाती है, वो घर बर्बाद हो जाता है। माँ बाप की आप उसकी हालत सोचो, जिसका बच्चा ओवरडोज से मर जाए। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने, लेकिन छोटी छोटी टेक्निकल उसकी वजह से जज साहब छोड़ देते हैं कि क्वांटिटी कम है या इसमें वो सबूत नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें प्रोएक्टिव होना चाहिए जजेस को भी,
वकीलों को किसी को केस नहीं लेना चाहिए, खासकर जो ड्रग चलाने वाले हैं, जो ड्रग कार्टेल को चलाते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, ड्रग रैकेट्स, माफिया जो चलाता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन बच्चों को हम, इनका डी एडिक्शन सेंटर भी हमने खोले। सबसे पहले हमने श्रीनगर कंट्रोल रूम में खोला था, फिर जम्मू में खोला, अब तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सपैंड किया है और बहुत सारे हर जिले में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये चल रहा है। मैं समझता हूँ वो भी बच्चों को फैसिलिटी होनी चाहिए कि किस तरह से आप बच्चों को इस नशे से निकाल सकते हैं। इसमें सोसाइटी के हर विंग को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये मेरा मानना है, अगर बच्चों को बचाना है। वेरी ट्रू। सर, मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे लोकल्स का क्या सपोर्ट रहना चाहिए टुवर्ड्स आवर फोर्सेस, टुवर्ड्स आवर पुलिस सर्विसेज, तो आप बताएंगे? लोकल का बच्चे, ऐसा है कि एक सिविलियन इज ए पुलिसमैन इन सिविल्स एंड पुलिसमैन इज ए सिविलियन इन यूनिफॉर्म। तो सिविलियन जो है वो एक विजिलेंट शहरी की तरह रहना चाहिए। वो जहां भी देखते हैं कि यहाँ कोई ड्रग बेच रहा है इस किनारे पे, आफ्टर ऑल इस सोसाइटी के अंदर ही कोई बेचता है, जो नशे की आदत बच्चों को डालता है, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, अंधेरी गलियों में, है ना। तो अगर कोई देखता है, एकदम पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और जज साहबान को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, और जो सीनियर ऑफिसर्स हों सिविल और पुलिस के, उनको भी बताना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसी तरह कहीं आप देखते हैं आईडी रखी है, बम रखा है, तो विजिलेंट जहां शहरी होंगे तो वहां ऐसे हादसे नहीं होंगे। कोई स्ट्रेंजर दिखता है जो आपको लगता है हमारे इलाके का नहीं है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब आप रजौरी पुंछ में पाकिस्तानी अगर 20-25 ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोई तो उनको खाना दे रहा है। वहां लोगों को इनकी मूवमेंट के बारे में पुलिस से शेयर करना चाहिए, फोर्सेस के साथ, आर्मी की नियरेस्ट पोस्ट या सीआरपी की पोस्ट है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो विजिलेंट शहरी कश्मीर में वो हमें बहुत इतला देते हैं कि इस घर में टेररिस्ट है। बहुत सारे कश्मीर में लोग बताते हैं, इसीलिए कामयाबी मिली। ये बिना लोगों के सपोर्ट के नहीं है। और रजौरी पुंछ के लोग भी, हमने उनकी मदद से ही 2006-7 में सारा जम्मू रीजन को फ्री किया टेररिज्म। आज क्यों नहीं कर सकते? तो मैं इसीलिए बार बार सजेस्ट करता हूँ, लोकल लड़कों को जो हर एरिया को जानते हैं, पगडंडियों को जानते हैं, रस्तों को जानते हैं, वो अपनी बकरियां चराते हैं जंगलों में, उनको सब पता होता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने इंटरव्यूज में कि लोकल लड़कों को रिक्रूट करना चाहिए। 400-500 लड़के को एसपीओ लगाओ, आर्मी, पुलिस, सीआरपी के साथ लगाओ, और जो अच्छा काम करता है उसको कांस्टेबल बनाओ। वेरी ट्रू। सर, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते जाते आपकी जिंदगी के तजुर्बे अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे जैसे यूथ को बहुत ही फ्रूटफुल लगेगा, बहुत ही मददगार लगेगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, छोटी है, इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। ये ड्रग लेने के लिए नहीं, इसका आनंद लेना चाहिए, इसको भरपूर खुशी से जीना चाहिए। और जो भी आपके पास है करीब नहीं करना चाहिए। हर चीज हर किसी के पास नहीं हो सकती। जो हमारे मुकद्दर में है वो भगवान देगा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईपीएस आईएएस बनने के लिए जान लेगा। ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये एक चीज नहीं मिलेगी, आपके लिए दूसरी चीज है। आप अच्छे क्रिकेटर बन जाओ, आप रोहित शर्मा बन जाओ, विराट कोहली बन जाओ, सचिन तेंदुलकर बन जाओ, तो भगवान ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ चुना है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो आपके दिल के अंदर रहता है। और टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करनी, और अपने संस्कारों को रेस्पेक्ट करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने परिवार को लुक आफ्टर करना, और भरपूर जिंदगी का आनंद लेना। इवन
ईश्वर को महसूस करना, हर इंसान में ईश्वर महसूस करना, इंसान में ही क्या, हर जानवर पौधे में ईश्वर का अंश है, तो वो सनातन धर्म है। तो आपको सनातन जो लोग फॉलो करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी, बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर you. फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ इट। अगर हमारे लिए कुछ आपके लिए है बोलने के लिए तो प्लीज आप। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी एसपी वेद सर। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए भी उतना ही ग्रेटफुल और फ्रूटफुल रहा होगा जितना हमारे लिए था। आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या बाकी किसी पॉडकास्ट के रिलेटेड कुछ भी सजेशन या फीडबैक देना है तो हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली। आप जिन जिनको जानते हैं आप प्लीज उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर करें. Do subscribe to our channel and we will see you in the next one.